जाती है कि जाती नहीं। नमस्कार, सलाम, मेरा नाम है अरसलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक, तमाम नेता इस समय जातीय विचारधारा के लोगों से मिल-जुल रहे हैं और बैठकों का जो दौर है, वो चल रहा है। लखनऊ का 5 सितारा होटल हो, लखनऊ का 3 सितारा होटल हो या किसी नेता मंत्री का कमरा हो। ये तमाम जो एक विचारधारा के नेता हैं, ये बैठकें कर रहे हैं और 2027 की रणनीति बना रहे हैं। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए यंग भारत के स्टेट हेड हरिशंकर मिश्रा जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो जातीय विचारधारा है और ये जो गुप्त बैठकें चल रही हैं, आखिर इसके पीछे की क्या मंशा है और किस तरफ ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, वो जा रही है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू। हरिशंकर सर, क्लार्क अवध होटल हो, दयाल पैराडाइस हो या कोई और कमरा हो, पहले तो क्षत्रिय समाज के विधायकों ने और नेताओं ने बैठक करी, उसके बाद लोधी समाज के भी लोग आए, कुर्मी समाज के भी लोग आए। आखिर ये जो जातीय नेतागिरी है, ये किस ओर ले जा रही है उत्तर प्रदेश में इस समय? क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव बेहद दूर है। आखिर ये बैठकों के पीछे का मकसद क्या है? वस्तुतः चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, यहाँ जातियों के बिना चुनाव की कल्पना की ही नहीं जाती। हमेशा से जातियां यहाँ गोलबंद होती रही हैं और इसी गोलबंदी के जरिए वो दबाव की राजनीति करती हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे सुनियोजित और सुनियोजित ढंग से किया जा रहा हो। अभी हाल में ही होटल क्लार्क अवध में जिस तरह से 40 विधायकों का जमावड़ा हुआ, निश्चित तौर पे इसके पीछे यह दिखाने की ही मंशा थी कि हम कितने ताकतवर हैं, राजनीति में हमारा कितना दखल है, हमारा कितना प्रभाव है और आगे चल के 2027 चुनाव में हमारी भागीदारी इसी के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा 2022 के पहले भी हुआ था, है ना? उसके पहले भी होता रहा है। तो जातियों का गणित ही यहाँ के चुनाव को आगे ले जाता है और यही वजह है कि सारी पार्टियाँ, सारे राजनीतिक दल जातियों के समीकरण को ध्यान रखते ही हुए ही टिकटों का बँटवारा करते हैं, हमेशा। अगर आप थोड़ा-सा पिछले चुनाव पर गौर करें, तो आप देखिए जिस तरीके से भाजपा और उसके समर्थित दल हैं, तो जाति आधार पर ही उनको भाजपा ने अपने साथ एक किया हुआ है। यही कंडीशन उधर सपा में भी जाती है। वो भी वो जब पीडीए की राजनीति करते हैं, तो पीडीए में कहीं न कहीं उनका ये मंतव्य छिपा हुआ है, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित, उसी तौर पर लेकर आते हैं। अभी जो जातियों का जमावड़ा हो रहा है, आप इसको मान सकते हैं कि ये बुनियाद रखी जा रही है 2027 के चुनाव के लिए। क्षत्रियों ने अपनी बात रखी है ना, भले ही उन्होंने कहा कि हमारा कुटुंब परिवार है ना, लेकिन इसके साथ कुटुंब परिवार के साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और ग्रुप बनाने के बाद अपने साझा हितों को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत ही ये जमावड़ा हुआ। साझा हित राजनीतिक भी होते हैं, व्यावसायिक भी होते हैं और अपने वर्चस्व के लिए भी होते हैं। तो ये तो रही क्षत्रिय समाज की बात। इसके बाद सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच के तले जो है पटेलों का जमावड़ा हुआ। उसमें 2-2 मंत्री आए, आशीष पटेल आए, राकेश सचान आए, है ना? और वहाँ पर भले ही राजनीति की बात न की गई हो, भले ही सामाजिक कुरीतियों की दूर करने की बात कही गई हो, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे मंतव्य जो है, यही होता है कि हम अपने आप को राजनीतिक रूप से ताकतवर दिखाएँ, है ना? और इसका सीधा-सीधा जो है प्रभाव उन राजनीतिक दलों पर डालें जो अग्रणी हैं, जिनके साथ हमें जाना है। इसी क्रम में उधर रुहेलखंड में लोधियों का भी सम्मेलन हुआ। पहले भी होता रहा है, इस बार भी हो रहा है। अब की बार उन्होंने समय से पहले ही अपनी ज़मीन बनानी तैयार कर दी है। अभी अ, ऐसे और भी जो है हाँ, कार्यक्रम सामने मेरा सवाल यहीं पर है कि अभी तो विधानसभा जो चुनाव है वो बहुत दूर है। अभी से आखिर क्यों ये सब? ये देखने में आपको अभी लगता है दूर है, लगता है 2027 अभी दूर है। लेकिन अगर गौर करें तो सबने अभी से ही अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। सब अपने-अपने टिकटों की अभी हालिया घटनाक्रम को देखते हैं।
पूजा पाल का अचानक ही योगी जी के तारीख में कसीदे पढ़ना, है ना? फिर सपा से निष्कासित किया जाना, ये सब 2027 को देखते हुए हो रहा है। और अगर आप इधर देखें, जो 3 विधायक थे, जिन 3 विधायकों को सपा से निष्कासित किया गया है, उन्होंने अपनी योजना पहले ही निर्धारित करनी शुरू कर दी थी। वो इसलिए की थी कि उन्हें 2027 के चुनाव में भाजपा के साथ जाना है। वो सपा में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। तो राजनीतिक दल या जितने भी नेता होते हैं या जो प्रत्याशी होते हैं, वो अपनी योजनाएँ समय से पहले ही शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि उत्तर प्रदेश का चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या कोई छोटा पंचायती चुनाव क्यों ना हो, जातियाँ जो हैं वो निर्णायक भूमिका निभाती हैं। लेकिन क्या इन बैठकों से, इन मीटिंगों से या इन ये खाने की टेबलों पे जो चर्चा हो रही है, इससे कोई एक राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश है? और आखिर ये दबाव किसके लिए है? क्या ये सत्ता पक्ष के लिए है या फिर ये विपक्ष के लिए? ये अभी जो सम्मेलन हो रहे हैं, ये तो कहा माना जा सकता है निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष के लिए दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं, जो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। तो अभी की दो देखिए, पहले आप जाते हो यूपी में जाते हो, गणित समझना होगा सबसे पहले। तो यूपी में जो सवर्ण वोटर हैं, ये 17 से 19% हैं, जिसमें ब्राह्मण लगभग 10% हैं। तो ब्राह्मण ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन सफल नहीं होते। उनके भीतर ऐसा कोई कोई बड़ा नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आ पाता। अब वो मतलब मान के चला जाता है कि सवर्ण जातियाँ जितनी भी हैं, जिसमें बनिया भी हैं, लाला भी हैं, न म ठाकुर भी हैं, ये सभी आमतौर पे मान के चला जाता है। भाजपा यह मान के चलती है कि अल्टीमेटली हमारे साथ है। अच्छा। ये हमारे साथ ही रहेंगे, है ना? ये अलग बात है कि इनका कुछ अंश व्यक्तिगत संबंधों के चलते, अपने व्यावसायिक हितों के चलते वो सपा में भी जाता है या अन्य दलों में भी जाता है ना? लेकिन ये सवर्ण जातियाँ अधिकांशतः जो है इनके साथ रहती हैं। अब दूसरा पक्ष आता है ओबीसी वोटर्स का। तो ओबीसी ओबीसी वोटर यूपी के चुनाव में निर्णायक होते हैं। ये लगभग 40% हैं। 40% में सर्वाधिक संख्या इनकी है, 10% यादवों की है। इसलिए यादव प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो सामूहिक एकता की भाव पटेल में भी दिखाई पड़ता है। ये लगभग 5 से 7% पटेल मतदाता है। इसी तरह से सारे जो हमारे ये जो जातियाँ हैं, ये अपने मतों का महत्व को समझती हैं। भले ही इनका संख्या कम हो, भले ही इनका प्रतिशत कम हो। अब लेकिन ये जानती है कि हम अपने इस एकजुटता के भाव से ही हम दबाव बना सकते हैं और अधिक से अधिक टिकटों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्षत्रिय समाज की बैठक हुई क्लार्कवद में जिसको कुटुंब परिवार नाम दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना और बाकायदा पूरे जो पैम्फलेट वगैरह जो वो थे, होर्डिंग वगैरह वो भी क्लार्कवद में स्टैम्पी लगी दिखी। अ, ब हरिशंकर जी, यहीं पर आपसे पूछना चाहेंगे कि इनका नेतृत्व यानी ये जो क्षत्रिय समाज या कहूँ मैं ठाकुर समाज के ये जो तमाम विधायक थे और नेता थे, इनका नेतृत्व कहा जा रहा है राजा भैया कर रहे हैं, इसमें कितनी देखिए, जहाँ तक क्षत्रियों की बात कही ना, तो इनका नेतृत्व कोई एक व्यक्ति नहीं करता नहीं दिखाई पड़ेगा। पहले भी कभी नहीं होता था। राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता हैं। ये माना जाता है क्षत्रिय उनकी बात मानते हैं, उनकी उनकी बातें काटी नहीं जाती और वो पहले राजनीति को प्रभावित भी करते थे। आज भी करते हैं। आज भी क्षत्रियों की राजनीति में बहुत से सामाजिक मुद्दे राजा भैया सुलझाते हैं। लेकिन अब उधर जो पश्चिम की बात करें, तो पश्चिम के नेता भी उनका भी अपना प्रभाव है। पूर्वांचल में भी के और नेता हैं, उनका भी अपना प्रभाव है। यह एक सामूहिक ताकत बनकर उभरना चाहते हैं। कुटुंब परिवार का जो सम्मेलन हुआ, वो ऐसे समय में हुआ जबकि मानसून सत्र शुरू हो चुका था। मानसून सत्र से संभवतः 1 दिन पहले इकट्ठा हुए हैं। उस समय को तो उन्होंने समय भी ऐसा ही चुना कि हम भले ही कोई बात ना करें, लेकिन संदेश राजनीतिक जाए। अभी इसमें ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे दलों के नेताओं को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। 1-2 दिखाई भी पड़े हमें, लेकिन मुख्यतः भाजपा के ही नेता उसमें थे ना। और आगे चल के ये जो नेता सब इकट्ठा हुए हैं ना, ये सब के सब इस बात का ही दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे रुहेलखंड हो, चाहे बुंदेलखंड हो, हमारी भागीदारी सुनिश्चित है, हम सक्षम हैं चुनाव लड़ने में। हम हाँ, यहीं पर आपने कहा कि सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति है।
मुखिया जो है उत्तर प्रदेश का वो खुद ही क्षत्रिय समाज से आता है, ठाकुर समाज से आता है, उसको भी दबाव में लेने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, इसको इस तरीके से नहीं कहा जा सकता। अच्छा। योगी की बात थोड़ा अलग है। योगी को हम जाति खांचे में नहीं रख सकते हम। हाँ। ये ज़रूर कहा जाता है कि योगी सरकार में ठाकुरों का प्रभुत्व बढ़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री को हम जाति के खांचे में नहीं खड़ा कर सकते। यह दबाव मुख्यतः संगठन पर डाला जाता है। संगठन के प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली नेतृत्व उन पर डाला जाता है। अब जैसे मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, उदाहरण देके समझाता हूँ। यहाँ भाजपा के साथ 2 दल ऐसे हैं, है ना? एक संजय निषाद का, उन्होंने निषाद मतों के सहारे इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, पूरी विशुद्ध जाति राजनीति थी, है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, आज मंत्री हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। और भाजपा को इसका लाभ ये है कि उन निषाद मतों का उसको एडवांटेज मिल रहा है। इसी तरीके से आप पटेल मतों पर जाएं तो अनुप्रिया पटेल की जो पूरी राजनीति है, ये सोनेलाल पटेल अपना दल की जो राजनीति है, अपना दल की राजनीति पटेल जातियों पर ही केंद्रित है। ये पटेल जातियों को आसानी से सपा टिकट नहीं देती, लेकिन ये माना जाता है कि अनुप्रिया पटेल के दल से जीत ज्यादा निश्चित सुनिश्चित होगी। तो ये इनकी इससे पहले राजभर मतों के सहारे ही राजनीति की थी। तो यूपी में जाति मतों को अवॉइड तो नहीं ही किया जा सकता। रहा बात दबाव का, दबाव तो निश्चित तौर पे जो भी राजनीति में है वो दबाव डालने की कोशिश करेगा और वो करता चला रहा है। अच्छा, ये तो बात राजा भैया की हो गई, क्षत्रिय समाज से आने वाले। ये लोधी समाज जो है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? आपको क्या लग रहा है, इनमें कौन नेता निकल के सामने आ रहा है? लोधी समाज में कभी एक समय में कल्याण सिंह लोधी समाज के निर्विवाद नेता हुआ करते थे और उनकी बात पूरा समाज मानता नहीं था। उसके बाद बहुत सारे नेता सामने आए हैं, साक्षी महाराज में, और इस तरह से कई और मंत्री भी हैं लोधी समाज के में, जिनका इस समय कल्याण परिवार कम से कम लोधी समुदाय का नेतृत्व करता दिखाई नहीं पड़ता। अन्य नेता भी हैं, तो इसलिए वो एक लामबंदी शुरू करते हैं कि अब हम लामबंद होकर के तब जो है भाजपा या सपा जिसके सामने उनको दिखाएंगे हम ताकत। हम जिधर जाएंगे, इधर हमारा रुहेलखंड, आगरा वगैरह का इलाका जो है वो हम प्रभावी कर देंगे। और होता क्या है कि जो छोटे इनकी संख्या कम होती है, अगर 5% लोधी समुदाय है तो ये कई सीटों पर निर्णायक हो जाते हैं। और वो जो वोटों का शफल होता है उसमें यही जो परसेंटेज वो महत्वपूर्ण हो जाता है और जीत हार का कारण बन जाता है। तो यहीं पर कुर्मी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी साथ में ही ले लेते हैं। कुर्मी समाज की जो बैठक हुई थी, यानी पटेल की जो आप बात कर रहे हैं, इनका नेतृत्व करता कौन है? आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा चेहरा है? क्या आशीष पटेल पास है? उनकी तो सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है। वो तो आए दिन कभी एसटीएफ के खिलाफ, कभी जो है डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन के खिलाफ, और कभी किसी के खिलाफ। वो तो ऐसे ही लामबंद हुआ करते हैं। तो आपको लगता है कोई पटेल चेहरा, कोई कुर्मी चेहरा उभर के आ रहा है जो लामबंद करे, और जो जैसा आपने कहा कि सत्ता पक्ष पे दबाव बना सके? फिलहाल देखिए, पटेलों की राजनीति बहुत स्पष्ट है, उसमें कहीं से कोई शंका कम से कम उस समुदाय में नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान मैं बांदा में था और चित्रकूट में 2 पटेल उम्मीदवार आमने सामने थे। और वहां जब मैंने लोगों से बातचीत की तो हमने कहा कि भाई अब 2 पटेल हैं तो आप किसके साथ जाएंगे? तो उन्होंने कहा स्पष्ट है, जो जीत रहा होगा उसके साथ जाएंगे, जो जीतेगा हम उसको वोट देंगे। जहां तक पटेल नेताओं की बात की जाए तो पटेल नेताओं में अभी तो आशीष पटेल को छोड़ दीजिए, आशीष पटेल एक बड़े नेता हैं, लेकिन चेहरा अनुप्रिया पटेल का दिखता है। पल्लवी पटेल ने अगर राजनीति की है तो स्थानीय समीकरणों की वजह से उनकी कौशाम्बी जी सुनिश्चित हुई, सपा और स्थानीय समीकरण के हिसाब से। अभी जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है पटेल राजनीति में वो यही दिखाई पड़ रहा है। भाजपा निश्चित तौर पर इसकी घुसपैठ करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर अभी उसके से गठबंधन में शामिल हैं तो दबाव बनाने तरह तरह बयान भी देते हैं, भाजपा उसको कंसीडर भी करेगी।
करती है, नहीं करती, कितना दबाव में आती है, ये तो अभी चुनाव के समय आने से बहुत चीज़ें बदलेंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक अंतिम सवाल जो दिमाग में आ रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश करी कि ये जो जातीय समीकरण है और ये जो जातीय राजनीति है, यानी जो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में जो जातियाँ बँट रही हैं, इसको ख़त्म किया जाए। ये कोशिश, ये कवायद जारी है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों में भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं की पार्टी के ये तमाम नेता, तमाम विधायक, तमाम मंत्री जब ये अलग-अलग खेमों में बँटकर और कोई लोधी समाज, कोई कुर्मी समाज और कोई क्षत्रिय समाज की बैठकें कर रहा है, लगता है वो मिशन अभी बहुत दूर है। मिशन अभी दूर है और बहुत दूर है। संघ ने इस मामले में बहुत ही सार्थक कोशिशें की हैं। उन उनका जब ज़मीनी स्तर पे उनका प्रयास जारी है, लेकिन भाजपा को राजनीतिक धरातल पे काम करना है। राजनीति की कुछ अनिवार्यताएँ होती हैं, कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं जो हार-जीत सुनिश्चित करते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि भाजपा जातियों की राजनीति को थोड़ा-सा उपेक्षित ढंग से देखती है, तो ये गलत है। मैं भाजपा का भी पूरा ताना-बाना जाति समीकरणों के आधार पर ही बना होता है। वो भी देख चलते उनका पूरा अध्ययन है, कहाँ कितनी जातियाँ हैं, कहाँ कौन-सी जाति प्रभावी है, किस क्षेत्र में किसको टिकट देना उचित रहेगा, वो पूरे ये जो है अध्ययन के साथ सामने आते ये हैं। तो वोटों के लिए है, लेकिन मंचों से जो ऐलान होता है वो इसके अलग है। वो अलग बातें हैं, मंचों के ऐलान की बातें अलग होती हैं। हाँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आप देखते हैं, हुँ, तो फिर तो देखते हैं कि हम कहाँ हार-जीत, हुँ, हमें जीतने के लिए क्या चाहिए, सारी सोच इस पर केंद्रित हो जाती है। हुँ, हुँ, और जीतने के लिए अगर हमें जातियाँ चाहिए, तो हम जातियाँ लेंगे। हाँ, हमें अगर कोई ऐसा अब प्रभावशाली आदमी मिलता है, हुँ, तो हम उसको लेंगे। या नैरेटिव खड़ा करने के लिए कोई ऐसा प्रत्याशी लाएँगे, हुँ, जिससे पूरा एक दलित समुदाय प्रभावित हो जाए। हुँ। इस तरीके से वो भाजपा भी इससे कहीं अलग नहीं खड़ी है। यहीं पर एक सवाल और है कि क्या ये बैठकें महज़ एकक दौर की हैं या आपको लगता है अब ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है? नहीं, अब ये सिलसिला शुरू हुआ है और आगे जाएगा। अगर आप 2007 की बात करें, 2007 की, तो भाईचारा समितियों के सहारे बसपा ने इस तरह की राजनीति की थी। उसमें ब्राह्मण वगैरह सब सारी चीज़ें सबको इकट्ठा किया जाता। तो ये है, अभी ब्राह्मण है, अभी और भी सारी जातियाँ हैं। हुँ, अलग-अलग जातियों के अलग-अलग सम्मेलन हो गए। ये सब दिखावे के लिए होते हैं। हुँ, ये सब कि हम ये कर रहे हैं, एक्टिवनेस सक्रियता आती है। कभी-कभार तो प्रेरित किया जाता है कि ऐसा करो ताकि दूसरे पक्ष पे दबाव बने। हुँ, ये सब ये राजनीति का एक हिस्सा है। हुँ, हालाँकि जहाँ तक बात है जातीय सम्मेलनों की, हुँ, तो अभी ये बढ़ेंगे न और निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। हुँ, और ज ज भाजपा में ही नहीं, हुँ। कुछ और दलों में भी ऐसा दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये आप हरिशंकर मिश्रा जी को सुन रहे थे। साफ तौर पर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, चाहे आरएसएस की बात हो, सबका सपना है कहीं न कहीं हिंदू धर्म को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने का और ये जो जातियों के साँचों में बँटे हुए हैं, इसको ख़त्म करने का। लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं ये जो तमाम नेता हैं, तमाम विधायक हैं, ये अलग गोलबंदी अपनी कर रहे हैं और अपने जातीय और अपने समुदाय के जो नेता हैं, उनको लामबंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर अपनी भागीदारी और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए 2027 की जो तैयारी है, उसमें जुट गए हैं। आप देख रहे थे यंग भारत न्यूज़, मेरा नाम था अरसलान।